बच्चों, आज हम अपनी सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिकाएं हैं उस पे होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और किसी जीव में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उन सबको मिलाकर के क्या कहा जाता है? उपापचय या मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें दो प्रोसेस जो है शामिल होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक या उपचय जो अभिक्रियाएं होती हैं ये सिंथेसिस प्रकार की होती हैं, मतलब कि इसमें जो कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ करके दूसरा जो है बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसमें बनाने में इनको एनर्जी यूज़ करते हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरे प्रकार की जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये डिसोसिएशन प्रकार की होती है, विघटन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, और जो बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो हम कह सकते हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं कुछ अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थों की बहुत ही कम मात्रा में ही जो है संपन्न हो जाती हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं और उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करते हैं? ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी जो दर है, उनकी रेट है, उनकी सक्रियण ऊर्जा को कम करके उसकी रेट को क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं। तो इनके बहुत ही कम मात्रा में ही उपस्थिति में ही जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं। ये सभी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि अप्रोटीनी एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता, ये आरएनए का बना होता है और इसका नाम होता है राइबोजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किसी अप्रोटीन एंजाइम का नाम बताइए, या फिर कह सकते हैं कि राइबोजाइम क्या है। तो ये अप्रोटीन एंजाइम है जो आरएनए मॉलिक्यूल्स का बना होता है, राइबोजाइम कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी? सेक और अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अगले टॉपिक में हम देखते हैं एंजाइम का इतिहास। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इतिहास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर की यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या किया था? इनको बायोकैटलिस्ट फॉर्म में जो है वो खोजा था। दूसरे साइंटिस्ट थे एडवर्ड बुकनर। इन्होंने क्या किया था? यीस्ट कोशिकाओं से एक एंजाइम जो है वो खोजा था और उस एंजाइम का नाम था जाइमेज एंजाइम। ठीक है, किसमें खोजा था? यीस्ट कोशिकाओं में। और एंजाइम शब्द को किसने दिया था? सबसे पहले जो एंजाइम टर्म दी थी वो दी थी विली कुहने ने। कुहने साइंटिस्ट से इन्होंने एंजाइम टर्म दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले यूरियस एंजाइम का जो क्रिस्टलीय फॉर्म है, ठीक है, यूरियस एंजाइम को क्रिस्टलीय रूप में जो आइसोलेट किया था, पृथक किया था, वो किया था जेबी सुमनर ने। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यूरियस एंजाइम का क्रिस्टलीय रूप जो है कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है वो किया था? वो थे जेबी सुमनर। फिर सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ये प्रमाणित किया था सुमनर और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे नॉर्थरोप। इन्होंने जो है वो इसको बताया था कि सभी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सुमनर, नॉर्थरोप और स्टैनले को प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इन तीन साइंटिस्ट को सम्मिलित रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया था प्रोटीन नेचर। अगला टॉपिक है हमारा एंजाइम की संरचना। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि एंजाइम की संरचना को जो है संक्षेप में समझाइए। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। अभी आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और केवल एक एंजाइम है जो कि अप्रोटीनी होता है। वो कौन सा बताया था? राइबोजाइम। और पूर्ण रूप से प्रोटीन से बना जो एंजाइम है वो होता है पेप्सिन और यूरियस। तो ये दो एंजाइम्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्णतया प्रोटीन से निर्मित एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन और यूरियस।
लेकिन क्या होता है, अधिकांश एंजाइमों में मेन जो कंपोनेंट होते हैं उसके साथ साथ, मेन कंपोनेंट कौन है, प्रोटीन, उसके साथ साथ एक अप्रोटीनी पदार्थ भी पाए जाते हैं। यानी एंजाइम को हम कहें तो वो किसका बना होता है, मेन कंपोनेंट तो है इसका प्रोटीन, और उसके साथ जो है एक अप्रोटीनी भाग भी पाया जाता है, और इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहा जाता है। ये जो अप्रोटिक भाग है यह क्या करता है, ये जो मुख्य घटक है उसकी एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं ये जो होलो एंजाइम है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है प्रोटीन पार्ट और दूसरा है अप्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है उससे कहा जाता है एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम्स क्या होता है, मेन कंपोनेंट है, और इसमें भी जो है प्रोटीन अणुओं की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, और अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो भी क्या होता है, विशिष्ट होता है। और इस भाग में जो है एक या अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जिस पर एंजाइम्स जो आकर के जुड़ते हैं। उन क्षेत्रों को, उन स्थलों को कहा जाता है सक्रिय स्थल। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, एंजाइम्स उन स्थलों पे आकर के जुड़ते हैं। डिटेल हम इसकी बाद में पढ़ लेंगे। और दूसरा पार्ट क्या होता है, अप्रोटिक भाग है, जिसे हम कहते हैं सहकारक या कोफैक्टर। ये कोफैक्टर भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक समूह जो है ये कार्बनिक प्रकृति का ऐसा अप्रोटिक भाग है जो एपो एंजाइम से यानी मेन कंपोनेंट से जो है बहुत ही सघनता और दृढ़ता से जुड़ा रहता है। ठीक है, बहुत ही टाइटली जो है बाउंड होता है उससे, प्रोटीन भाग से। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। जैसे कि साइटोक्रोम है, फ्लेवोप्रोटीन है, ये प्रोस्थेटिक समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार का होता है सह एंजाइम या कोएंजाइम। ये अप्रोटिक भाग है, और ऐसा अप्रोटिक भाग है जो कि एपो एंजाइम से ढीले और आसानी से पृथक होने योग्य रूप में जुड़ा रहता है। मतलब हम एपो एंजाइम से आसानी से उसे पृथक कर सकते हैं क्योंकि ये ढीले रूप से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं कोएंजाइम, जैसे कि NAD, NADP, कोएंजाइम A और FAD। तीसरे प्रकार के होते हैं सक्रियक या एक्टिवेटर। जब अप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, तो नेचर में कैसे होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, धातु आयन होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन भाग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हें सक्रियक कहा जाता है। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इस तरह से जिंक है, इस तरह से ये एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, होलो एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। और कोफैक्टर कितने प्रकार के आपने पढ़े, 3 प्रकार के, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर। आगे है एंजाइमों के विशिष्ट गुण। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें थोड़े से ध्यान में रखने हैं कि एंजाइम्स में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं, अभी आपको बताया था प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। और जितने भी एंजाइम्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, कोलाइडल नेचर में होते हैं। और कोलाइडी जो नेचर होता है उसमें हम कह सकते हैं कि उनका मॉलिक्यूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वो जो है सरफेस जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े होने के कारण ये अति सूक्ष्म मात्रा में भी अधिकतर जो क्रियाधारक होते हैं उनको सतह प्रदान करते हैं। क्रियाधारक या सबस्ट्रेट हम उन्हें कहते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिन पर एंजाइम्स जो होते हैं अपनी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, आकार में बड़े होते हैं इसलिए उनको क्रियाधारकों को अधिक सतह प्रदान करते हैं, और इनकी मात्रा कम मात्रा में ही ये आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स का जो अधिकांश भाग प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है, और प्रोटीन आपको पता है किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के। और अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर में आपको ध्यान होगा कि उसमें जो मेन क्रियाकारी समूह है, एक तो अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं। तो कैसे होते हैं, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो उभयधर्मी प्रकृति के होने के कारण यानी एम्फोटेरिक नेचर होने के कारण ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के सबस्ट्रेट से जो है क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अमीनो अम्ल में एसिडिक और बेसिक दोनों जो है क्रियाकारी समूह होते हैं। अगला इसका कैरेक्टर होता है एंजाइम इष्टता या एंजाइम ऑप्टिमा। ये पूछ सकते हैं ये क्या है।
अधिकतर एंजाइम्स क्या होते हैं, विशेष अवस्थाओं में, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर पीएच है, कंसंट्रेशन है, इसमें जो है सबसे अच्छी जो है सर्वोत्तम क्रियाशीलता करते हैं। जैसे बहुत कम, ये कोई मिनिमम जो है इसमें परास होती है, उसी परास पर जो है ये बहुत ही अच्छे से एक्ट करते हैं। उससे कम और उससे ज़्यादा होने पर इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जिस अवस्था में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस अवस्था को ही क्या कहा जाता है, एंजाइम ऑप्टिमा। सभी एंजाइम्स जो होते हैं अपनी अभिक्रिया के प्रति क्या करते हैं, ये विशिष्टता जो होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। और ये जो विशिष्टता है, विशेषता है, 4 प्रकार की होती है। इसको अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है निरपेक्ष विशिष्टता, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। क्या है ये, इस प्रकार की विशिष्टता वाले जो एंजाइम्स होते हैं केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को ही प्रेरित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यूरियस एंजाइम्स जो होता है, यूरियस द्वारा केवल यूरिया का ही हाइड्रोलाइसिस होता है, कोई और जो है यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने में सक्षम नहीं होता। तो यूरियस जो होता है केवल यूरिया का ही अपघटन करता है। अतः जो यूरियस एंजाइम है वो क्या है, निरपेक्ष रूप से विशिष्टता को शो करता है, एब्सोल्यूट जो है स्पेसिफिसिटी उसमें पाई जाती है। दूसरे प्रकार का होता है समूह विशिष्टता। एक पर्टिकुलर एंजाइम्स जो है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर तो एक्ट कर रहा है, वो तो क्या है, निरपेक्ष विशिष्टता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, एक समूह पर, एक क्रियाकारकों के समूह, विशेष समूह पर ही जो है एक्ट करते हैं। जैसे कि हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, हेक्सोस जो शुगर है, हेक्सोस शुगर क्या है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबस्ट्रेट का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कई सारी शर्कराएँ आती हैं जो कि 6 कार्बन की होती हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो जितनी भी 6 कार्बन वाली शर्कराएँ हैं उन सब पर जो है हेक्सोकाइनेज एक्ट करता है। तो ये क्या हो गई, ग्रुप जो है समूह विशिष्टता हो गई। तीसरी विशिष्टता होती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, यानी एक पर्टिकुलर बॉन्ड पर एक विशेष एंजाइम जो है विशेष प्रकार के रासायनिक बंध की पहचान कर उसको, उस पर जो है अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसे कहते हैं बंध विशिष्टता। जैसे कि जो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर ही अपना हाइड्रोलाइसिस इसको करता है। और चौथी इसमें विशेषता होती है त्रिविम विशिष्टता या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स क्रियाधारों के केवल विशेष प्रकार के त्रिविम समावेवी पर ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, त्रिविम समावेवता जिन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है उन पर ये विशेष जो त्रिविम होते हैं उन पर ही ये एक्ट करते हैं। जैसे कि अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज है, ठीक है, अमीनो अम्ल के जो समावेवी है त्रिविम, वो एल अमीनो अम्ल और डी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल जो ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं, ये केवल एल प्रकार के अमीनो अम्ल, यानी जो अमीनो अम्ल का एल समावेवी है, त्रिविम समावेवी, केवल उसी पे एक्ट करते हैं। उसके दूसरे समावेवी जो डी अमीनो अम्ल है उस पर एक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी जो है एंजाइम्स के विशेष गुण हैं।